हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आपके जो रेज्यूमे होते हैं, जो सीवीज होते हैं, उनके अंदर जो कॉमन गलतियां लोग करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि रिक्रूटर को आपके अंदर बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड बना देगा, बिल्कुल ही मतलब सिरे से ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्स आपके साथ साझा कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया अब और इंतजार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अव्वल गलती जो की जाती है वो ये है कि पूरा जो रेज्यूमे है उसके अंदर की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक ना करना। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और अगर पहले ही सेंटेंस में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होगी तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है। और उसके अंदर जो है वो ये भी प्रतीत होता है कि ये आदमी जो है वो अपने काम के प्रति बिल्कुल भी जो है वो पर्टिकुलर नहीं है। अटेंशन टू डिटेल इस आदमी के पास है ही नहीं, बस जैसे आया वैसे लिख दिया गया है। उसके अंदर ना तो कोई सेंटेंस बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया गया है और ना ही कहीं ग्रामेटिकल एरर्स की तरफ ध्यान दिया गया है। तो इसकी वजह से ये चीज आप सबसे पहले जो है वो इंश्योर करें कि आपके पूरे रेज्यूमे के अंदर कहीं भी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। अगली बात जो लोग करते हैं कि किसी कंपनी में मान लीजिए जॉब चाहिए, तो उस कंपनी में जॉब मिले इसके लिए अपने रेज्यूमे में, अपने स्किल्स के सेक्शन में सीधा सीधा सफेद झूठ बोल देते हैं कि हाँ हाँ ये स्किल्स तो मेरे अंदर है ही हैं। तो भले ही तब आप सिलेक्ट हो जाए क्योंकि उन्होंने आपके स्किल्स तब शायद टेस्ट नहीं किए, लेकिन सूनर और लेटर वो जो स्किल्स हैं वो कंपनी टेस्ट करेगी, क्योंकि उन्हीं स्किल्स को देखते हुए आपको लिया गया है। और अगर उनको ये पता चला कि आपने सफेद झूठ बोला था आपके रिज्यूमे के अंदर और यहाँ पर वो स्किल्स आपके अंदर है ही नहीं, तो फिर इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा कि भैया आपने बुनियाद ही इसकी जो है वो झूठ के साथ रची है। आपने झूठ बोल करके यहाँ पर जॉब लिया है और आगे चल करके आपके अंदर वो स्किल्स है नहीं, हमारा काम आपकी वजह से रुक रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो उस कैंडिडेट को जरूर काम से निकाला जा सकता है। अगली चीज जो मोस्ट ऑफ जॉब सीकर्स करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आप अगर मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही रेज्यूमे की कॉपी निकाल देते हैं, सभी जगह पर वही चिपका के आ जाते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना चाहिए। हर एक कंपनी के नीड्स कुछ अलग होते हैं, हर एक कंपनी अपने कैंडिडेट से कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है, उनको कुछ अलग स्किल्स और कुछ अलग एबिलिटीज की जरूरत पड़ती है। उसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी का क्या कहता है, उसके हिसाब से आप आपके रेज्यूमे के अंदर चेंजेस करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कंपनी के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो झट से ये चीज़ पकड़ लेते हैं कि ये रेज्यूमे जो है वो कॉपी पेस्ट वाला रेज्यूमे है, ये ही रेज्यूमे जो है वो 10 और जगह पर ये चिपका करके आए हुए हैं। तो वो झट से पकड़ लेते हैं कि ये रेज्यूमे खास हमारी कंपनी के लिए लिखा नहीं गया है, ये एक जनरल रेज्यूमे है जो कि हमें भेज दिया गया है। हाँ पढ़िए, अगर ठीक लगता है तो बुलाइए वरना रहने दीजिए। यही एक एटीट्यूड उससे झलकता है। तो बजाय इसके, एक आपका रेडीमेड रेज्यूमे है, कोई बात नहीं, उस रेज्यूमे को लीजिए, कंपनी का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कंपनी को कौन से स्किल्स चाहिए होंगे वो पढ़िए, उसके अनुसार अपने जो रेज्यूमे है उसके अंदर चेंजेस कीजिए, उसके अनुसार रेलेवेंट स्किल्स लिखिए, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रेलेवेंट आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो वो उसके अंदर ऐड कीजिए, उससे रेलेवेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं वो ऐड कीजिए, उसको मेंशन कीजिए। और आपकी जो हॉबीज हैं वो भी उसके मुताबिक, अगर कोई हॉबी है तो उसको भी ऐड कर दीजिए। तो वो जॉब सीवी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन कंपनीज के लिए भी रेलेवेंट रहेगा और सिलेक्ट होने के, या मैं कहूँ कि अगले राउंड में जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ इसके अंदर जो आती है कि आप कहीं भी अगर आपका सीवी भेज रहे हैं तो उससे पहले कोई, अगर आपके पास प्रोफेशनल्स हैं या कोई आपके दोस्त हैं जो कि सेम फील्ड में काम करते हैं, जिनका काम या तो रिक्रूटमेंट का है या उनको उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों के पास एक बार आपका सीवी या रेज्यूमे जो है वो ज़रूर भेज दीजिए।
और उनसे उनकी फीडबैक मांगिए कि उनको वो सीवी या रिज्यूमे जो है वो ओवरऑल कैसा लग रहा है, उसके अंदर दी गई इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लग रही है क्या, उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं क्या, या जिस तरीके से आपने सीवी को ढाला है आपके कौन सी चीज़ें सबसे ऊपर होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मिडल में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें लास्ट में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको कैसी लग रही है, एक ओवरऑल सीवी पढ़ने में कैसा लग रहा है, ये सब कुछ उनसे ज़रूर पूछिएगा। और वो जो इनपुट्स आपको देंगे उनको इनकॉर्पोरेट ज़रूर कीजिएगा कहीं भी रेज्यूमे प्रोफेशनली भेजने से पहले। और कुछ गलतियां हैं जो कि कैंडिडेट हमेशा करते हैं। उनमें से पहली गलती ये है कि वो अपने बारे में एक्सेसिव इंफॉर्मेशन देते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस के बारे में, जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनके अंदर आपने क्या काम किया है, उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है क्या, कहीं से रिकमेंडेशन मिला है क्या, तो इन चीज़ों को डालने के बजाय वो पर्सनल चीज़ें ज़्यादा डालते हैं। जैसे कि मेरी हॉबी ये है, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की, फिर स्कूलिंग में मैंने इस स्पोर्ट में हिस्सा लिया था, फिर इस स्पोर्ट में मुझे प्राइज़ मिला था, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादा भरने की कोशिश की जाती है। और वो जनरली इसलिए की जाती है कि सीवी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिखे। कुछ लोग 5-5 पेजेस का सीवी लेके आते हैं जिसकी कोई उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके 5 पेजेस पूरा पढ़ता बैठे। तो इसकी वजह से आपका सीवी जो है वो क्रिस्प एंड शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन इतना भी शॉर्ट ना हो कि भैया ऐसा लगे कि इस आदमी ने कुछ किया ही नहीं है पहले। 1 to 2 पेजेस का सीवी जो है वो आइडियल होता है, जिसके अंदर आपके काम के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके जो थोड़ी बहुत पढ़ाई आपने की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और आपको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह मिले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके स्किल्स और उनकी क्वालिटीज़ इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वालिटीज़ क्या है कि किसी वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आई एम अ टीम प्लेयर, या आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई गिव अटेंशन टू डिटेल, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्वालिटीज़ के अंदर आती है कि भैया मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जो एक बार कोई काम मेरे पास आ गया तो वो पूरा किए बगैर जो है वो मैं दम नहीं लेता हूँ, या पूरा करके ही छोड़ता हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपकी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर की। आपके अंदर की स्किल्स वो हैं जो कि उस जॉब को ज़रूरी है। मान लीजिए कोई ऐसा जॉब है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो ये मुझे अच्छे से आते हैं, इनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, ये आपकी स्किल्स में आता है। और बाकी की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपके क्वालिटीज़ में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पर वर्क लिंक्स जो होते हैं वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही डाल देते हैं, मतलब 20-20, 25-25 लिंक डाल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी रिक्रूटर इतनी सारी लिंक्स जो है वो खोल करके नहीं देखेंगे। बजाय इसके कुछ लोग ये भी करते हैं कि कोई वर्क लिंक ही नहीं डालते हैं, खाली लिख देते हैं कि मुझे ये अवार्ड मिला है, ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं। तो भाई उसका कुछ प्रूफ तो दीजिए आप, वरना तो सामने वाले को यही लगेगा कि बस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका प्रूफ क्या है कि इस आदमी ने ये चीज़ें की हुई हैं। तो वर्क लिंक्स अपने ज़रूर डालें, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे आप, बस 2-4 वर्क लिंक्स जो कि एकदम परफेक्ट आपके प्रोजेक्ट हुए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उनके वर्क लिंक ज़रूर डालिएगा, वो काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पर साबित होते हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगेन वही आदत उनकी वहाँ पर जो है वो उनके अगेंस्ट काम कर जाती है। वो है कि कॉपी पेस्ट करना अपने रेज्यूमे को, हर जगह पर एक ही रेज्यूमे भेजना, सालों साल तक एक ही रेज्यूमे को घसीटते रहना। तो उससे क्या हो जाता है कि बिना देखे रेज्यूमे वहाँ पर भेज दिया जाता है, जिसके अंदर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। आपने मे बी नंबर चेंज किया हुआ है जो कि आप रेज्यूमे में अपडेट करना भूल गए हैं, आपका कोई पुराना ईमेल आईडी है जिसको आप देखते भी नहीं है वो उसके अंदर डला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें फिर जाती हैं रिक्रूटर्स के पास, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर वो ये डिस्कवर करते हैं कि भाई ये कांटेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या ये ईमेल आईडी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको फिर से कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अपने सारे कांटेक्ट डिटेल्स बिल्कुल सही से डालें।
इसके अलावा कुछ लोग जो है वो बड़े ही अटपटे से ईमेल आईडीज वहां पर लिख देते हैं। अब आप कोई अगर प्रोफेशनल जॉब मांगने जा रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, आप कोई फैंसी सा यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे जो कि काफी ज्यादा एक जो हम कहें कि अटपटा सा है या ऊट पटांग है, ऐसा ईमेल आईडी डालेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल वाइब जाती है। आपको कोई ऊट पटांग नाम वाला ईमेल आईडी चाहिए, आप जरूर रखिए, मेरा उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। बस अगर आपको प्रोफेशनली कहीं पर अप्लाई करना है तो उसके लिए और एक ईमेल आईडी खोल लीजिए जो कि प्रोफेशनल आपका ईमेल आईडी होगा। इसके अलावा जो कॉमन गलती और एक है वो ये है कि बहुत सारी हॉबीज लिख देते हैं जो कि उस जॉब से रिलेवेंट है नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप वहां पर इनफॉर्मल गप्पे लड़ाने नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर एक प्रोफेशनली जॉब मांगने जा रहे हैं। तो आपके रेज्यूमे में लिखी हुई एक एक चीज जो है वो उस जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए। आपको सामने वाले को ये यकीन दिलाना है कि आप ही उस जॉब के लिए सही कैंडिडेट हैं। इसके लिए जो जो चीजें आप लिखेंगे वो कहीं ना कहीं से आकर के उस जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए। भले ही आप कोई एकदम अलग ही आपका हॉबी लिखें, मे बी आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वो फुटबॉल का गेम भी आपके जॉब से रिलेटेड क्यों है ये आप साबित कर सकते हैं तो ही वो लिखिए। मे बी फुटबॉल का गेम आपने लिखा कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर टीम वर्क लगता है, उसके अंदर जो है वो एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखना पड़ता है, टीम के साथ खेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लगती है, कॉन्सेंट्रेशन लगता है, अटेंशन टू डिटेल लगता है कि कहाँ से बॉल कहाँ पर जाएगा, फिर मैं गोल कैसे मारूंगा, ये कैलकुलेशन लगता है। तो ये चीजें अगर आप आपके जॉब के साथ जोड़ सकते हैं, उस आपके जो इंटरव्यू है उसके अंदर बोल सकते हैं, तो ही वो हॉबीज लिखिए। कुछ लोग बेतुकी सी हॉबीज लिख देते हैं, जैसे कि मुझे गाने सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें आपके जॉब से कहीं रिलेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, कोई चीज़ नहीं है वो लिखने वाली। अगर उसको आप ड्रॉप भी करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अब बात ये करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको डालनी चाहिए सीवी के अंदर। सबसे अव्वल बात, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, आपके सारे पढ़ाई के रिकॉर्ड्स आपने वहां पर रख दिए। उसके बाद सेक्शन आता है आपकी पूरी एक स्टोरी का, आपके एक एक्सपीरियंस का। उसके अंदर सबसे पहली बात आप आपकी एक करियर स्टोरी रखेंगे। करियर स्टोरी से मेरा मतलब ये है कि आप इस फील्ड में कब से हैं और कौन से कंपनी से आपने शुरुआत की थी, कौन से पोजीशन से शुरुआत की थी, अब आप कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और इस सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से आप नए कंपनी के अंदर व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इस कंपनी के लिए अपने ओर से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी यूनिक चीजें आपके बारे में हैं जो कि आप कंपनी के लिए दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको सबसे पहले लिखनी होगी। दूसरी बात कौन सी इसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, तो आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। पिछली कंपनी में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो कि काफी ज्यादा कठिन था या काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके लिए आपकी बहुत ज्यादा सराहना हुई है, वो चीजें आप यहाँ पर जरूर लिख सकते हैं, जिससे कि जो नए कंपनी वाले लोग हैं उनको ये अंदाजा हो सकता है कि इस आदमी ने क्या क्या इसके पहले किया हुआ है और उनके कंपनी के लिए आप क्या और कर सकते हैं। तो कोई ऑब्वियसली कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पहले किया हुआ है जिसके लिए उनकी सराहना हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कंपनी नई वाली है वो लोग भी ये सोचेंगे कि ये आदमी हमारे लिए भी ऐसा ही प्रोजेक्ट बना सकता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट हमें दे सकता है, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो इसके लिए ये प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है व्हाई दिस कंपनी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप एक ही रेज्यूमे हर जगह पर ना चिपकाए तो बेहतर रहेगा। तो ये पॉइंट आप डाल सकते हैं उसके अंदर। अगर आप हर बार अपना रेज्यूमे जो है वो टेलर करते रहेंगे कंपनी के अनुसार, तो ये चीज आप डाल सकते हैं। व्हाई दिस कंपनी, आप इसी कंपनी में अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, इसी जॉब रोल के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों ये सोचते हैं कि ये जॉब रोल आपके लिए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसका एक ब्रीफ रीजनिंग अगर आप देंगे या आपका एक गोल क्या है, ये अगर आप लिखेंगे कि इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आप अपने आप में कौन से स्किल्स सीखना चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ये सारी चीजें अगर आप लिखेंगे तो ये आपके रिक्रूटर्स को जरूर एक पॉजिटिव आपके बारे में इंप्रेशन देने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और दोस्तों जाते जाते एक प्रो टिप आपके लिए,
तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा हुआ है तो जाते जाते एक टिप देना तो मेरा काम बनता है। तो दोस्तों लास्ट टिप ये है कि भले ही आप कहीं से रिजेक्ट हो जाए, फिर भी उनको एक मेल ज़रूर लिखिए कि आपका मेरे एक ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, मेरे सीवी के बारे में आपका फीडबैक क्या है। हो सकता है कि 10 में से 8 बार आपको कोई रिप्लाई ना आए, लेकिन 2 बार तो आपको कम से कम रिप्लाई आएगा, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ फीडबैक आएगा। और ये चीज़ जो है वो आप अगले कंपनी में अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिए, तो आपको अपने अंदर सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। क्योंकि रिजेक्ट तो वो आपको कर चुके हैं, तो आप अगर उनसे रीजनिंग पूछ रहे हैं बड़े ही पोलाइट मैनर में, तो वो बता सकते हैं आपको कि आखिरकार कौन सी ऐसी कमियां उनको लगी हैं। क्या आपके सीवी में कुछ उनको कमी लगी है, क्या आप प्रॉमिसिंग उतना ज़्यादा नहीं लगे हैं, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी उनको लगी है। जो भी है वो आपको फीडबैक आएगा और अगले समय जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको ये काम में आएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन गलतियां जो कि सीवी के अंदर की जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी मैंने आपको बताई हैं जो कि सीवी के अंदर आपके होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके।